का केस हो तो हमें कौन से पर्सन का क्या इंफॉर्मेशन थी मेजर ये सेंड कर रहे हैं पर। हेलो एंड स्वागत है आपका फिर से इवन कोचिंग सेंटर पे। तो बढ़ाते हैं आज के टॉपिक को हम आगे की तरफ। ब्लड रिलेशन का लेक्चर नंबर 5, उसी के अंडर कोडेड रिलेशन का सेकंड लेक्चर। ठीक है, तो पिछले सेशन के अंदर हमने बेसिक चीजें सीखी कोडेड रिलेशन में क्या क्या चीजें होती हैं। बेसिकली स्ट्रेट, रिवर्स और मिक्स। लेंदी मेथड भी करके देखा कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, और उसी के बाद हमने स्ट्रेट के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करके देखे विद शॉर्टकट एज वेल। तो मैंने आपको तीन बातें बताई थी तीनों मेथड से रिलेटेड। एक एक बात क्या थी कि जब भी स्ट्रेट का केस हो हमें कौन से पर्सन का जेंडर नहीं पता चलेगा, जो भी इक्वेशन में लास्ट पर्सन होगा। अगर रिवर्स का केस हो तो हमें कौन से पर्सन का जेंडर नहीं पता चलेगा, जो इक्वेशन के अंदर पहली पोजीशन पे बैठा होगा। और मिक्स में हम कंफर्मली नहीं बता सकते। ठीक है, तो बढ़ाते हैं आज के सेशन के अंदर हम देखेंगे रिवर्स और मिक्स की कंडीशन और कुछ नई चीजें भी हम इंप्लीमेंट करेंगे, अपने शॉर्टकट में ऐड ऑन करेंगे। देखिए, वेस्ट नहीं करते हैं ज्यादा टाइम, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं ये रिवर्स का केस है, स्ट्रेट का केस है या मिक्स का केस है। समझते हैं। देखो, पहली इक्वेशन P माइनस क्यू डिफाइन कौन हुआ, क्यू डिफाइन हुआ, मतलब दूसरी पोजीशन पे बैठा पर्सन डिफाइन हुआ। ठीक है, तो जब भी आपका दूसरा पर्सन डिफाइन हो किसी भी इक्वेशन के अंदर तो वो हमेशा कौन सी इक्वेशन होगी, रिवर्स की। सभी में ही देखिए कौन डिफाइन हो रहा है, सभी में देखो क्यू डिफाइन हो रहा है और सभी में ही क्यू का बन के बैठा है, दूसरे प्लेस पे बैठा पर्सन है। ठीक है, तो सभी में क्यू डिफाइन हो रहा है, तो ये केस कौन सा हो गया इस बार, रिवर्स का। ठीक है, जिसमें कि सेकंड पोजीशन में बैठा पर्सन डिफाइन हो रहा हो। डिफाइन हो रहा हो मतलब कि उसका हमें जेंडर पता चल रहा हो कि वो मेल है या फीमेल है, पुरुष है या महिला है। ठीक है, चलो, तो अगर तो ये स्ट्रेट का केस होता तो हमारे पास स्ट्रेट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन थी मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हमें स्ट्रेट के केस में आखिरी पोजीशन पे बैठे पर्सन का कभी भी जेंडर नहीं पता चलता कि वो मेल है या फीमेल। तो अगर स्ट्रेट के केस में आखिरी पोजीशन में बैठे पर्सन का जेंडर नहीं पता चलेगा तो रिवर्स में किस पर्सन का जेंडर नहीं पता चलेगा, जो पर्सन इक्वेशन में पहले स्थान पे या पहली पोजीशन पे बैठा होगा। ठीक है, तो इसका जो है हम सॉल्यूशन प्रूफ के साथ भी देखेंगे और अभी के लिए मैं आपको इसका लॉजिक भी बता देता हूं ताकि चीजें क्लियरिटी में सीखें। ठीक है, अब जैसे कि मैं इक्वेशन लेता हूं फिर से, ये मुझे इक्वेशन गिवन है रिवर्स मेथड के थ्रू, कि मुझे एक रिवर्स का केस गिवन है, उसी के अंडर मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो जब भी रिवर्स की स्टेटमेंट होगी तो कौन सा पर्सन डिफाइन होता है, पहला या दूसरा? जी पहला डिफाइन तो होता है जब स्ट्रेट की होती है, मतलब स्टेटमेंट में बैठा दूसरा पर्सन डिफाइन होगा पहले। डिफाइन होगा मतलब जेंडर पता चलेगा। तो मतलब के P प्लस क्यू में कौन डिफाइन होगा, तो आप कहेंगे जी क्यू डिफाइन होगा। डिफाइन होगा मतलब क्यू का जेंडर पता चलेगा कि क्यू P की सिस्टर है या क्यू P का ब्रदर है, यही होगा ना। अगर क्यू P की सिस्टर है या ब्रदर है तो मतलब क्यू का पता चला जेंडर क्या है, P का कंफर्म नहीं हुआ। इसी तरह Q माइनस आर में कौन डिफाइन होगा, पहला पर्सन Q है दूसरा R है तो R डिफाइन हुआ। R इंटू एस में कौन डिफाइन होगा, जी S डिफाइन होगा। मतलब इन तीनों का जेंडर पता चलेगा बट किसका नहीं पता चलेगा, P का। क्यों, क्योंकि वो इक्वेशन में पहली पोजीशन पे बैठा है। समझ में आ गया। इसी तरह अगर मैं एक और साइन यहां लगा दूं T, अब किसका पता चलेगा, P का पता चलेगा, अब T का नहीं पता चलेगा। मतलब के रिवर्स सिचुएशन के अंदर बैठता रहेगा उसका कभी भी हमें पता नहीं चलने वाला कि वो मेल पर्सन है या फीमेल पर्सन है। क्लियर। बाकी सॉल्यूशन के साथ भी मैं इसका प्रूफ दूंगा, टेंशन मत लो। जैसे हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ स्ट्रेट सीखा है वैसे रिवर्स और मिक्स भी सीखेंगे। ठीक है, चलिए जी, तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या निकालना है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एम इज द ग्रैंड फादर ऑफ टी। निम्न में से ऐसी कौन सी ऑप्शन है या ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें एम जो है वो टी के क्या बन रहे हो, दादा बन रहे हो, मतलब उसके ग्रैंडफादर। दादा या नाना कोई भी हो सकते हैं, देखो लिखा नहीं है ना पैटर्नल है या मैटरनल है।
देखना पड़ेगा, हमें चॉइसेस तो रखनी पड़ेंगी। चलो शुरू से करते हैं। स्टेप नंबर 1 कॉमन। किसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए? एम के बारे में, कि एम टी का ग्रैंडफादर इसमें बन रहा है। तो किसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए? एम के बारे में। हमारा पहला स्टेप, अगर ये स्ट्रेट का केस होता तो एम कहां नहीं होना चाहिए? अगर ये स्ट्रेट का केस होता तो एम कहां नहीं होना चाहिए था? जी एम ना लास्ट में नहीं होना चाहिए था। तो अगर हमें एम लास्ट में दिखाई देता था तो हमने उसको एलिमिनेट किया था। इसी तरह अगर ये रिवर्स का केस है तो एम कहां नहीं होना चाहिए? अच्छा जी, अगर ये रिवर्स का केस है तो एम कहां नहीं होना चाहिए? पहली पोजीशन पे नहीं होना चाहिए। क्यों? रिवर्स के केस में फर्स्ट प्लेस पे बैठे पर्सन का हमें नहीं पता चलता कि वो मेल है या फीमेल। तो चेक करते हैं क्या किसी इक्वेशन में एम पहली पोजीशन पे बैठा है? जी नहीं, पहले प्लेस पे नहीं है, कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं बैठा हुआ है मतलब जेंडर पता चलेगा कि वो मेल है या फीमेल है। ओके, इतनी बात ठीक है। फिर से देखो, अब आता है हमारा दूसरा स्टेप। देखो अभी तक कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुई। अब हमारा दूसरा स्टेप आता है। दूसरे स्टेप में हम क्या करते थे? जिस पर्सन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए हम उसका जेंडर कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर एम का जेंडर क्या है? एम का जेंडर यहाँ पर क्या है? ग्रैंडफादर है, मतलब एम एक मेल पर्सन है, एक पुरुष है। अगर एम एक मेल पर्सन है तो गिवन डायरेक्शन में देख के बताइए कौन सा साइन उसे मेल बना सकता है? जी उसे माइनस का साइन मेल बना सकता है और एक मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, माइनस और मल्टीप्लाई के ही साइन जो है एम को क्या बना सकते हैं? एक मेल पर्सन, एक पुरुष बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डिवाइड और प्लस तो फीमेल को डिफाइन कर रहे हैं। समझ आ रही है ना बातें? वही है जो पिछले लेक्चर में देखी थी। अगर नहीं देखा है, अगर कोई भी क्वेरी है तो एक बार उसे जरूर देखो, क्योंकि उसी की एक्सटेंशन में हम ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम देखेंगे अब करना क्या है। अगर ये स्ट्रेट का केस होता, ध्यान से समझना, अगर ये स्ट्रेट का केस होता तो जो ये मेल वाला साइन है माइनस या मल्टीप्लाई, हम वहां उस पर्सन के कहा देखते थे? इमीडिएट राइट में, तत्काल दाईं ओर। कब? अगर ये स्ट्रेट का केस होता तो। बट अगर ये रिवर्स का केस है तो जो ये माइनस और मल्टीप्लाई का साइन है वो हम कहा देखेंगे? उसके इमीडिएट लेफ्ट में। कि या तो माइनस दे दो एम के इमीडिएट लेफ्ट में या तो मल्टीप्लाई, क्योंकि यही दोनों साइन है जो एम को मेल पर्सन बना सकते हैं। तो जहां कहीं भी मुझे एम के इमीडिएट लेफ्ट में ना माइनस दिखा ना मल्टीप्लाई दिखा, मैं उसे एलिमिनेट कर दूंगा। चलो चेक करते हैं। देखो एम के लेफ्ट में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई चाहिए मेल पर्सन के लिए। एम के लेफ्ट में माइनस है, चलेगा, माइनस भी हो सकता है। एम के लेफ्ट में मल्टीप्लाई, मतलब तीनों में ही है। अभी तक भी कोई ऑप्शन नहीं एलिमिनेट हुआ। ठीक है, अब हम देखें तो शॉर्टकट के हमारे कितने स्टेप्स हैं? 3। 2 फॉलो हो चुके हैं, कोई ऑप्शन एलिमिनेट हुआ नहीं? हुआ ना। ना तो एम मुझे पहले स्थान पे दिखा, होता तो एलिमिनेट कर देता। ना तो मुझे एम के इमीडिएट लेफ्ट में फीमेल वाला साइन दिखा, होता तो एलिमिनेट कर देता। मतलब 2 स्टेप फॉलो कर लिए, एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुई। एग्जाम में तो टेंशन में आ जाओगे आप इतने। ठीक है, तो सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है ध्यान से समझो। 3 स्टेप है ना हमारे ओवरऑल, तो तीसरा स्टेप हमने कौन सा खत्म कर लिया? देखो, अगर आपके शॉर्टकट का पहला और दूसरा स्टेप जो भी है, फर्स्ट में देखना, लास्ट में देखना, राइट या लेफ्ट में मेल या फीमेल वाला साइन देखना, यही है पहले 2 स्टेप। तो अगर पहले 2 स्टेप्स जब आप फॉलो करो, अगर चाहे अगर वो आपकी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं करते हैं, या आपकी चॉइस होगी आप शॉर्टकट का पहला और दूसरा स्टेप फॉलो नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। 2 बातें हैं देखो, अगर फॉलो कर लिया, अगर नहीं ऑप्शन एलिमिनेट हुई कोई बात नहीं, अगर नहीं भी करोगे पहला और दूसरा स्टेप शॉर्टकट का फॉलो तो भी चलेगा। बट जब तक आप तीसरा स्टेप फॉलो ना करो, जब तक तीसरा स्टेप फॉलो ना करो, लेंदी मेथड पे अप्रोच मत करना। क्योंकि तीसरा स्टेप ऐसा स्टेप है जो आपकी कम से कम एक ऑप्शन तो पक्का एलिमिनेट करेगा ही करेगा। ये आपको क्वेश्चन डरा रहा है बस, है बहुत ही आसान। अभी तीसरा स्टेप समझते हैं। तो तीसरे स्टेप में हम क्या चीजें करते हैं कि हम एक्चुअल रिलेशन देखते हैं क्या बनने जा रहा है। ठीक है, एक्चुअल रिलेशन देखते हैं कि हमें क्या चाहिए? एम टी का ग्रैंडफादर। बट कौन सा ग्रैंडफादर? पैटर्नल ग्रैंडफादर या मैटरनल ग्रैंडफादर?
ठीक है, ग्रैंडफादर है, सॉरी। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, पी सॉरी एम जो है वो किसका चाहिए, टी का। कौन सा, पैटर्नल या मैटरनल ग्रैंडफादर। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले ही सेशन में बताया था कि जब भी शॉर्टकट लगाने जा रहे हो तो आपको ऐसी चॉइसेस रखनी है कि वो उसके दादाजी हैं या नाना जी हैं, दोनों ही ग्रैंडफादर है। ठीक है, तो प्रायोरिटी किसको देंगे हम, पहले मैटरनल को। मैं ओरली समझाऊंगा, हवा में क्वेश्चन समझाऊंगा। ठीक है, देखना कितना इजीली समझ में आएगा। आपको भी क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करने हैं। अगर तो एम टी का नाना है, मतलब मैटरनल ग्रैंडफादर है, मतलब टी का मैटरनल ग्रैंडफादर कैसे बनेंगे, टी की मदर के फादर, तभी आप मैटरनल ग्रैंडफादर या नाना जी बोल पाओगे, टी के। ठीक है, तो टी के मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब टी के मदर के फादर। देखो मैंने क्या क्या बोला, मदर के फादर, तो पहले मदर बनेगी, टी के मदर के फादर, पहले मदर बनेगी। अगर मदर बनेगी तो मदर का साइन गिवन होना चाहिए, गिवन है कहीं, देखो मदर का साइन नहीं गिवन ना। तो जब मदर का साइन ही नहीं गिवन तो मैटरनल ग्रैंडफादर कहां से बना लोगे, सोचो भला। ठीक है, तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि वो उसके कौन है, पैटर्नल ग्रैंडफादर, उसके दादाजी हैं। अगर एम टी के पैटर्नल ग्रैंडफादर हैं मतलब दादाजी हैं, अब कैसे बनेंगे पैटर्नल ग्रैंडफादर, टी के फादर होंगे, फादर के होंगे, तभी टी के पैटर्नल ग्रैंडफादर। ऐसे ही होगा, देखो पहले टी के फादर बने, टी के जो फादर हैं उनके भी फादर बने। समझ में आ रहा है, दो जनरेशन हो गई ना, तभी ग्रैंडफादर बना। अब देखो मैंने फादर कितनी बार बोला, टी के फादर का भी फादर, कितनी बार फादर बोला, दो बार। एक टी का फादर, फिर टी के फादर का भी फादर, दो बार फादर बना। अगर दो बार फादर बना तो जो फादर का साइन है वो भी कितनी बार होना चाहिए, दो बार होना चाहिए इक्वेशन में, तभी ग्रैंडफादर बन पाएगा। ठीक है, तो मतलब के मैटरनल के लिए मदर का साइन तो गिवन नहीं था, उसे हमने इग्नोर कर दिया। अगर पैटर्नल ग्रैंडफादर की बात कर रहे हैं मतलब टी के फादर की भी फादर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर टी के फादर की बात कर रहे हैं तो फादर एक बार यहां पर बनेगा तो माइनस साइन यहां यूज होगा, एक बार फादर यहां बनेगा तो माइनस साइन यहां पर यूज होगा। ठीक है, मतलब के ग्रैंडफादर या पैटर्नल ग्रैंडफादर बनाने के लिए आपको दो माइनस के साइन तो चाहिए ही चाहिए, ये तो जरूरी है। अगर दो बार माइनस होगा तो ही ग्रैंडफादर बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो देखो, क्या किसी भी इक्वेशन के अंदर दो बार माइनस आ रहा है, किसी भी इक्वेशन में देखो दो बार माइनस बिल्कुल नहीं आ रहा, तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज कैन नॉट बी डिटरमिन्ड नहीं होगा, मतलब इनमें से कोई है ही नहीं। पहली बात उसे छोड़ो कि कैन नॉट बी डिटरमिन्ड क्यों नहीं आया, डाउट आ रहा होगा आपको, नो डाउट। ठीक है, इसे छोड़ो, समझ में आ गया ये तीनों ऑप्शन क्यों एलिमिनेट हुई, इनमें से क्यों नहीं है आंसर, क्यों, क्योंकि ग्रैंडफादर बनाने के लिए या पैटर्नल ग्रैंडफादर बनाने के लिए हमें तीन बार या सॉरी दो जनरेशंस बनानी है। दो जनरेशंस बनानी है मतलब जो माइनस का साइन है वो दो बार यूज होना चाहिए, फादर का भी फादर, दो बार फादर का साइन यूज होना चाहिए ना। तो ध्यान से देखो, दो बार फादर कहीं भी नहीं था। अगर दो बार फादर कहीं बन ही नहीं रहा तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस, मतलब दो बार माइनस कहीं भी नहीं आ रहा था। अब समझते हैं कि यहां पर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड क्यों नहीं आया, इस चीज को समझते हैं, इस चीज का आंसर आपके पास है। ठीक है, अब समझो ध्यान से, रिवर्स का केस है। ठीक है, रिवर्स का केस है, इस पॉइंट को और ज्यादा क्लियर करता हूं मैं। देखो, अगर ये रिवर्स का केस है और जो आपको तीन इक्वेशंस गिवन है, अगर तीनों में ही m पहले प्लेस पे बैठा होता, तीनों में ही m पहले प्लेस पे बैठा होता, तो क्या हमें किसी भी इक्वेशन के अंदर m का जेंडर पता चलता कि वो मेल है या फीमेल, नहीं पता चलता ना। तो जब हमें जेंडर ही नहीं पता चलता तो हम अपना आंसर क्या मार्क करते हैं, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड या निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो हम ये ऑप्ट करते। ठीक है, बट इस वाली इक्वेशन के अंदर क्या था कि m किसी भी इक्वेशन में पहले प्लेस पे नहीं बैठा था, नहीं था ना। तो m कहीं ना कहीं बैठा हुआ है किसी भी इक्वेशन के अंदर, जो हमने अभी सीखा, m फर्स्ट प्लेस पे नहीं था, कहीं ना कहीं बैठा हुआ था। अगर वो कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, पहले प्लेस पे नहीं है ना, कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, तो रिवर्स में तो हमें पहले प्लेस पे बैठे पर्सन का जेंडर नहीं पता चलता, इसके अलावा तो सभी पर्सन का पता चलेगा, मतलब एम का भी पता चलेगा, कहीं ना कहीं बैठा हुआ था। एम का जेंडर पता चल गया, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड कब मार्क करते हैं, जब जेंडर ना पता हो। जब एम का जेंडर पता चल चुका है
तो ये सेंस तो खत्म हो गई ना। फिर जेंडर पता चल गया। अगर जेंडर ना पता चला हो तो मैं कह सकता हूं कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। जेंडर पता चल गया तो कैन नॉट बी डिटरमिन्ड खत्म। पता भी चल रहा था, देखो एम के लेफ्ट में मेल भी बन रहा था वो, ठीक है। जेंडर पता चला, मेल पर्सन भी बना, ठीक है, क्योंकि सभी में ही मल्टीप्लाई आ रहा था या तो माइनस का साइन आ रहा था, यही देखा ना हमने पिछले क्वेश्चन में। जेंडर भी पता चला और वो मेल पर्सन भी बना। ग्रैंडफादर के लिए मेल पर्सन ही होना चाहिए था। जेंडर पता चला, मेल पर्सन भी बनने के बावजूद वो किसी भी इक्वेशन के अंदर ग्रैंडफादर नहीं बना, तो आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दीज। अगर सभी में ही वो एम एज अ फर्स्ट पर्सन होता तो किसी में भी जेंडर का ना पता चलता, तो आंसर क्या लेते हैं हम? कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। अब जेंडर का तो पता चल रहा है बट किसी भी इक्वेशन के अंदर आंसर नहीं आ रहा। अब क्लियरिटी होगी जब तो इसकी सेंस तो अपने आप ही खत्म हो जाती है, ठीक है। चलो एक लास्ट टाइम क्लियर करते हैं। अगर सपोज यही रिवर्स का केस था, ठीक है, रिवर्स का केस है और पहली पोजीशन में बैठे पर्सन का जेंडर आपको नहीं पता होता, ये तो पॉइंट क्लियर है। मैं आपको 3 ऑप्शंस देता हूं, ए बी और सी, 3 ऑप्शन देता हूं, ठीक है। पहली ऑप्शन के अंदर एम पहला पर्सन है, जेंडर पता चलेगा? जी बिल्कुल नहीं, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। दूसरी इक्वेशन में भी एम पहला पर्सन है, जेंडर पता चलेगा? जी बिल्कुल नहीं पता चलेगा, क्योंकि बैठे पर्सन का जेंडर नहीं पता चलता। तो अभी तक के लिए भी आंसर क्या है? कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। बट तीसरी में एम पहला पर्सन नहीं है, कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, जी जेंडर पता चलेगा? जी बिल्कुल पता चलेगा, क्योंकि रिवर्स में तो पहले प्लेस पे बैठे पर्सन का जेंडर नहीं पता चलता, बाकी सभी का पता चलता है। मतलब एम कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, जेंडर पता चला। रिक्वायर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंगली जो भी आप देख रहे हो, सपोज ग्रैंडफादर ही देख रहे हो, मतलब रिक्वायर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंगली वो मेल पर्सन भी बन रहा है, यहां मेल भी बना। बट इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे एम ग्रैंडफादर नहीं बन रहा। जेंडर पता चला, मेल भी पता चला, बट वो ग्रैंडफादर नहीं बना, मतलब गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमारा आंसर नहीं आया। तो फिर क्या मार्क करोगे? फिर आप मार्क करोगे नन ऑफ दीज, क्योंकि अगर तीनों में एम फर्स्ट पर्सन होता तो कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। अब जेंडर पता चल गया तो कैन नॉट बी डिटरमिन्ड की सेंस तो अपने आप ही खत्म ऑफ दीज। तो मतलब के चाहे यहां पर आपका कम से कम एक ऑप्शन भी ऐसा क्यों ना हो जिसमें उस पर्सन का जेंडर पता हो, बट रिक्वायर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंगली आपके अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आ पाता तो आंसर क्या मार्क करोगे? नन ऑफ दीज। अब तो कोई डिफरेंस नहीं लगेगा, ठीक है। अब तो अंडरस्टैंडिंग लेवल वैसा हो गया होगा कि यहां पर नन ऑफ दीज क्यों आया, क्योंकि एम का जेंडर तो पता चला, मेल भी बना, बट ग्रैंडफादर किसी में नहीं बना, तो आंसर क्या रहेगा मेरा? नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये जानबूझ के ऑप्शंस दिए एक साथ ताकि आपको क्लियर कर सकूं पॉइंट कि कब क्या आंसर मार्क करना है, कब क्या आंसर मार्क करना है। रिवर्स का केस क्लियर होगा, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखो, ठीक है, फिर से समझते हैं कौन सा केस गिवन है। ये फिर से सभी में ही पिछली डायरेक्शन ही है, देखो कॉमन ही है, ये और ये डायरेक्शन कॉमन है, सभी में क्यू डिफाइन हो रहा है। तो ये कौन सा केस हो गया? रिवर्स का। और रिवर्स के केस के बारे में हमें क्या पता है जी? अभी हमें पता है कि अब मुझे कोई भी इक्वेशन गिवन होगी इसी से रिलेटेड, उसमें पहली पोजीशन में बैठे पर्सन का जेंडर नहीं पता चलने वाला कि वो मेल है या फीमेल, मतलब पुरुष है या महिला है। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए चेक करते हैं। तो हमें क्या निकालना है? टी इज द अंकल ऑफ एल। निम्न में चाचा या मामा किस ऑप्शन में बन रहा है? अंकल की बात कर रहा है, ठीक है। रिवर्स का केस है, पहला स्टेप, टी कहां नहीं होना चाहिए? स्ट्रेट होता तो लास्ट नहीं होना चाहिए, अब रिवर्स है तो पहली पोजीशन पे नहीं होना चाहिए। तो देखो है कहीं? जी बिल्कुल नहीं है। तो जेंडर तो पता चलेगा, कहीं ना कहीं तो बैठा हुआ है ना। पहले प्लेस पे टी का जेंडर ना पता चलता क्योंकि रिवर्स का केस है, बट पहले प्लेस पे तो है ही नहीं, कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, मतलब जेंडर पता चलेगा। तब जेंडर पता चल चुका है तो ये तो खत्म ही हो गया ना। अगर सभी में टी पहला पर्सन होता तो कैन नॉट बी डिटरमिन्ड वहां करते, तो मेरा एक ऑप्शन तो वैनिश। अब समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि जेंडर पता चलेगा क्योंकि कहीं ना कहीं तो बैठा हुआ है। अब हमें क्या चाहिए? अंकल। अंकल मतलब टी कौन है? एक मेल पर्सन है, क्योंकि दूसरे स्टेप में हम जेंडर देख के चलते हैं उसका, वो क्या है जेंडर? उसका मेल पर्सन है।
तो कौन सा साइन उसे मेल बना सकता है? माइनस और मल्टीप्लाई का साइन। दोनों में से कोई भी साइन दिखेगा कहां पर? टी के इमीडिएट लेफ्ट में, या माइनस दिख जाए या मल्टीप्लाई दिख जाए, दोनों में से कोई भी अगर एक साइन दिख गया तो वो टी को क्या बना देगा? मेल पर्सन बना देगा। तो देखो तीनों के तीनों ऑप्शंस में ही टी के लेफ्ट में मेल वाला साइन है, मतलब अभी तक भी कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ। टेंशन वाली बात नहीं है, अभी तीसरा स्टेप पेंडिंग है। ठीक है, समझते हैं। तीसरा स्टेप क्या है कि टी कौन है? अंकल। कौन सा अंकल? पैटर्नल अंकल या मैटरनल अंकल? तो पहले प्रायोरिटी किसको देनी है? मैटरनल को। बट मैटरनल हो नहीं सकता, क्यों? ये डायरेक्शन इसके साथ सेम ही तो थी। यहां मैटरनल ग्रैंडफादर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मदर का साइन नहीं गिवन। तो यहां कौन सा हमें मदर का साइन गिवन हो चुका है? देखो डायरेक्शन तो सेम है ना। तो पकड़ के रखो उसी पॉइंट को कि टी जो है वो एल का कौन है? पैटर्नल अंकल, उसका चाचा है। अगर टी एल का अंकल है, ध्यान से समझो, अगर टी एल का अंकल है मतलब एल के फादर का ब्रदर होगा टी, एल के पिता का भाई भी पैटर्नल अंकल बन पाएगा। तो अगर टी एल का अंकल है तो पहले एल का फादर बना, अगर फादर बना तो फादर का साइन भी यूज होगा, कौन सा? माइनस का। फादर बनने के बाद फिर उसका ब्रदर भी बनेगा, अगर ब्रदर बनेगा तो ब्रदर का साइन भी यूज होगा, कौन सा? मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो पैटर्नल अंकल बनाने के लिए जरूरी साइंस कौन से हुए? माइनस और मल्टीप्लाई। ये तो चाहिए ही चाहिए इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो ये तो चाहिए ही चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी मुझे इक्वेशन में साइन नहीं दिखाई देगा, माइनस और मल्टीप्लाई में से अगर कोई भी एक नहीं दिखाई देगा, मैं उस इक्वेशन को ही बाहर निकाल दूंगा। जैसे कि ए ऑप्शन निकालो बाहर, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई तो आ रहा है बट माइनस नहीं आ रहा। अगर जो जरूरी साइन थे माइनस और मल्टीप्लाई, जो चाहिए ही चाहिए थे, अगर इनके अलावा कोई और साइन हुआ तो मैटर नहीं करेगा, क्योंकि जरूरी जरूरी साइन तो आ रहे हैं ना। तो देखो माइनस मल्टीप्लाई इधर भी है, माइनस मल्टीप्लाई यहां भी आ रहा है। इसके बाद आपका कोई शॉर्टकट नहीं है, फिर तो आपको हर इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। बट नहीं, ऐसा नहीं है। अब हम कुछ एडिशनल चीजें सीखेंगे। 3 स्टेप तो कॉमन है, जो हमने स्ट्रेट में भी सीखे, जो हमने यहां पर भी सीखे। देखो 3 स्टेप तो कॉमन है। अब जो अगला स्टेप है वो जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन के अंदर इंप्लीमेंट हो, वो हमेशा क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। वो चीज क्या है? बहुत ही मजेदार है, ध्यान से समझना। अब यहां से आगे चल के जब भी आपके पास दो या दो से ज्यादा ऑप्शंस पेंडिंग हो सॉल्व करने के लिए, तो आपको थोड़ी हिडन एजम्पशन निकालनी है। अपना छुपा हुआ वो निकालते हैं, कहते हैं छुपा हुआ हथियार निकालना है, मतलब मेजर जो इमरजेंसी पे काम आए, उस पॉइंट को हम यूज करते हैं। समझो बात ध्यान से। अब जितनी भी हमें डायरेक्शंस गिवन है, ठीक है, जितनी भी हमें डायरेक्शंस गिवन है हम उसको टारगेट करेंगे। अगर मैं इससे पहले बात करूं आपके और आपके अंकल की, अगर मैं आपके और आपके अंकल की बात करूं, तो आपके और आपके अंकल में कितनी जनरेशन का गैप है? तो आप बोलेंगे जी एक जनरेशन का गैप है, मेरे और मेरे अंकल में एक ही जनरेशन का गैप है ना। तो टी और एल के बीच में कितनी जनरेशन का गैप हुआ? एक ही जनरेशन का गैप हुआ। ठीक है, चलो समझते हैं, पहले साइन देखते हैं कौन सी कितनी जनरेशन में आते हैं। जब अगर मैं प्लस की बात करूं, यहां पर प्लस का मतलब क्या है? सिस्टर। तो सिस्टर सेम जनरेशन में आती है जनरेशन गैप में? जी सिस्टर तो मेरी सेम जनरेशन में ही है। ठीक है, इससे ऊपर बढ़ते हैं, डिवाइड का साइन क्या है? वाइफ, पत्नी का। अब पत्नी सेम जनरेशन में आती है जनरेशन गैप में? सेम जनरेशन में, जनरेशन गैप में नहीं आना। आप इंडिया में हो, ठीक है, सेम जनरेशन वाली लड़के के साथ ही शादी करोगे या लड़के के साथ, एक ही बात होगी ना। तो वो सेम जनरेशन में होना चाहिए बंदा भी। अब अगर ब्रदर की बात करूं तो वो भी सेम जनरेशन में, बट अगर मैं फादर की बात करूं तो वो जनरेशन गैप में बैठा होगा। मतलब कि ये फादर, मदर, सन और डॉटर, ये 4 रिलेशन ऐसे हैं जो जनरेशन गैप में बैठे हैं, मतलब वर्टिकल लाइन बना के बैठे हैं। ठीक है, तो जब भी आपको ये सेट देखना है, ये कंप्लीट सेट देखना है, जब भी आपको, हमेशा आपको ये जज तो करना ही होगा कि वो स्ट्रेट का केस है, रिवर्स का केस है, मिक्स का केस है, ये तो देखोगे ही देखोगे। साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि इन चारों डायरेक्शंस में ऐसा कौन सा साइन है जो जनरेशन गैप बढ़ाता है। जनरेशन गैप बढ़ाता है मतलब वर्टिकल लाइन बढ़ाता है, आपको इस बात का ध्यान रखना है।
तो इन चारों डायरेक्शंस की बात करें तो जनरेशन गैप बढ़ाने वाला कौन सा साइन है? सिर्फ और सिर्फ माइनस का, एक ही साइन है। ठीक है, अब उसी बात पे फिर से आते हैं। अगर मैं आपके और आपके अंकल की बात करता तो कितनी जनरेशन का गैप होना चाहिए जी? एक ही जनरेशन का गैप होना है। तो अगर टी एल का अंकल है, टी एल का अंकल है तो कितनी जनरेशन का गैप होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। टी एल का अंकल है तो दोनों में एक ही जनरेशन का गैप होना चाहिए। अगर दोनों में अंकल डिफाइन होने के लिए एक ही जनरेशन का गैप होना चाहिए तो जो जनरेशन गैप वाला साइन है वो भी तो एक होना चाहिए ना। अगर टी और एल में जनरेशन गैप वाला साइन सिर्फ एक होगा तो ही एक जनरेशन बनेगी। ठीक है, और चाहिए भी एक। ठीक है, पर ये देखो, यहां पर देखो टी और एल में जनरेशन गैप वाला यहां पर साइन कौन सा था? माइनस। तो देखो टी और एल में माइनस कितनी बार आया? 2 बार आया। अगर माइनस 2 बार आया तो फादर कितनी बार बना? 2 बार फादर बना। अगर फादर 2 बार बन गया तो जनरेशन कितनी बन गई टी और एल में? 2 बन गई। बट अंकल बनाने के लिए कितनी रिक्वायर्ड है? एक रिक्वायर्ड है ना। तो टी और एल में जो जनरेशन गैप वाला माइनस साइन था वो एक होना चाहिए था, इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन भी एलिमिनेट। समझ में लगी? बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है ये, हमेशा क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करती है, ये फिक्स नहीं है। अगर ये फिक्स होता, हर एक क्वेश्चन में देखने को मिलता, तो मैं उसे आपके शॉर्टकट का पार्ट बनवाता। इक्वेशन में ये भी आपके स्टेप है, ये शॉर्टकट का पार्ट है, ये स्टेप नंबर 4 में कन्वर्ट करता। ठीक है, तो ये हमेशा नहीं देखने को मिलेगी, ये हमेशा क्वेश्चन टू क्वेश्चन देखने को मिलती। समझ में आ गई बात? ये कोई दिक्कत वाला बात तो नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास देखो नन ऑफ दीज गिवन है। अगर नन ऑफ दीज ना होता, आंखें बंद करके सी ऑप्शन आंसर। नन ऑफ दीज के लिए सारा चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करना। तो क्या इक्वेशन थी? L प्लस बी इंटू ई माइनस यू इंटू। ठीक है, देखो चीजों को रटना नहीं है, इक्वेशन कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। मिडल से शुरू करो, राइट से शुरू करो, लेफ्ट से शुरू करो, ये मैटर नहीं करता। पहले b इंटू ई को सॉल्व कर लो, फिर u इंटू टी को सॉल्व कर लो, ये तो वैसा ही बनेगा ना, क्योंकि हमने जो साइन है एक एक करके उठाना है, और जो वो उन 2% में डिफाइन होगा, जिन 2% में डिफाइन होगा उन्हीं 2% में डिफाइन करना है। ठीक है, तो आप कैसे भी कर सकते हो। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए तो इसी तरह यहां पर देखते हैं हम। तो हमें क्या गिवन था यहाँ पर? यही क्वेश्चन गिवन है, तो लेफ्ट से ही शुरू करते हैं। वैसे आप राइट से भी शुरू कर सकते हो, लेफ्ट से शुरू करते हैं। ठीक है, क्या है? प्लस का साइन। क्या है इसका साइन? सिस्टर। कौन किसकी सिस्टर है? एल इज द सिस्टर ऑफ बी। रिवर्स का केस है ना, तो स्ट्रेट में नहीं पढ़ना। रिवर्स का केस है मतलब दूसरा पर्सन पहले डिस्कस होगा। तो जैसे प्लस का साइन था पी और क्यू में, तो क्यू पी की सिस्टर थी, इसी तरह यहां प्लस का साइन एल और बी में है तो बी एल की सिस्टर होगी। समझ में आया? बी एल की सिस्टर होगी। अगर रिवर्स का केस है, रिवर्स में ही पढ़ना है। अगर स्ट्रेट का केस होगा तो स्ट्रेट में पढ़ना है। ठीक है, अगला पॉइंट फिर से देखिए। इनटू का साइन, मल्टीप्लाई का। क्या है? ब्रदर। कौन किसका ब्रदर था? क्यू पी का ब्रदर था, बट यहां मल्टीप्लाई बी और ई में है, तो कौन किसका ब्रदर होगा? ई बी का। ये पॉइंट भी क्लियर होगा, सिंपल लगा। अगला देखते हैं। फिर हमें गिवन है माइनस का साइन। माइनस का मतलब क्या है? फादर। तो क्यू पी का फादर था, क्योंकि दूसरा पर्सन पहले डिफाइन होगा। अब यहां पर माइनस का साइन, यू इज द फादर ऑफ ई। तो देखो यू सभी का फादर है, और बाकी क्या है? मल्टीप्लाई का मतलब ब्रदर, मतलब टी इज द ब्रदर ऑफ यू। देखो यू सभी का फादर है, टी यू का ब्रदर है, तो फादर का ब्रदर कौन हुआ? कौन होता है? पिता का भाई, अंकल, मतलब चाचा ही होगा, मतलब सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो रिवर्स का केस है। रिवर्स का केस है तो पहला पर्सन कौन है? एल। देखो एल का जेंडर नहीं पता चला कि वो मेल है या फीमेल। ठीक है, तो मैंने इसका भी सॉल्यूशन के साथ प्रूफ दे दिया। जैसे कि स्ट्रेट में आखिरी पर्सन का जेंडर नहीं डिफाइन होता, और रिवर्स में हमें पहले पोजीशन पे बैठे पर्सन का जेंडर नहीं पता चलेगा कि वो मेल है या फीमेल है। कैसे लगे केसेस? अब रिवर्स भी क्लियर होगा। डिफरेंस क्या है? वहां पर स्ट्रेट में लास्ट पर्सन का जेंडर नहीं क्लियर होता, रिवर्स में पहले प्लेस में बैठे पर्सन का जेंडर नहीं क्लियर होता। दूसरे स्टेप में क्या डिफरेंस है?
स्ट्रेट के केस में हम मेल और फीमेल का साइन जो है उस पर्सन के इमीडिएट राइट में देखते हैं, रिवर्स में इमीडिएट लेफ्ट में देखना है। तीसरा स्टेप तो कॉमन है। क्या है तीसरा स्टेप? कि जो भी आपको रिलेशन डिफाइन करना है, उस रिलेशन को डिफाइन करने के लिए जो जो साइंस यूज होंगे उन साइंस की रिक्वायरमेंट देखनी है। जैसे ग्रैंडफादर देखना है, मैटरनल ग्रैंडफादर, मदर का फादर होगा तो एक साइन मदर का चाहिए होगा, एक ब्रदर का, वो साइंस देख लो किस इक्वेशन में है। इक्वेशन सॉल्व करनी आपको आ ही चुकी है, ठीक है। अब एक और चीज ध्यान से सुनो। अब हमने डिस्कस कर लिया अभी तक का, स्ट्रेट भी कर लिया, रिवर्स भी कर लिया। अब मूव कर इसके ऊपर, ठीक है। अब मिक्स सिचुएशन देखिए। अब अगर मैं इसी सेट की बात करूं जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ये स्ट्रेट है, रिवर्स है या मिक्स है, तो आप बोलोगे जी ये तो मिक्स का केस है, क्योंकि सभी में ही क्यू डिफाइन हो रहा है और सभी में ही क्यू जो है वो दूसरा पर्सन बन के बैठा है या जो दूसरे प्लेस पे बैठा है। नो डाउट ये मिक्स का केस नहीं, सॉरी रिवर्स का केस है, ये मिक्स नहीं है। बट ये अगर देखा जाए ये प्योर फॉर्म में रिवर्स का केस नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना पिछले सेशन में, अगर कोई भी केस एक रिवर्स का केस है तो सारी की सारी स्टेटमेंट्स प्योर फॉर्म में ही किस में होनी चाहिए? रिवर्स में। अगर कोई भी केस एक स्ट्रेट का केस है तो सारी की सारी स्टेटमेंट प्योर फॉर्म में स्ट्रेट होनी चाहिए। ये रिवर्स में तो है बट ये प्योर फॉर्म में नहीं है। समझते हैं कैसे? देखो क्या लिखा हुआ है, P माइनस क्यू, तो क्यू P का क्या लगा? फादर लगा। अगर Q P का फादर है तो P Q का क्या लगा? हमें क्या पता, वो तो सन या डॉटर कोई भी हो सकती है, मतलब हम नहीं बता सकते P के बारे में। इसी तरह मल्टीप्लाई का देखते हैं, P मल्टीप्लाई Q, Q P का क्या लगा? भाई लगा। अगर Q P का भाई है तो P Q का क्या लगा? जी हमें क्या पता, वो तो बहन या भाई कोई भी हो सकता है, नहीं कंफर्म ना। बट अगला साइन देखो क्या लिखा हुआ है, P डिवाइडेड बाय Q। तो जब P Q की बात करें तो Q जो है वो P की क्या लगी? वाइफ लगी। अगर Q P की पत्नी है तो P Q का क्या लगा? तो वो पति ना लगा हो उसका, ठीक है। कि P इज द हस्बैंड ऑफ Q। या नहीं बता सकते? बता सकते हो ना, ठीक है। देखो P डिवाइडेड बाय Q में अगर Q P की वाइफ है तो P Q का क्या लगा? वो उसका हस्बैंड हुआ। हो सकता है ना वैलिड? ये चारों किस में थी? रिवर्स में। एक किस में कन्वर्ट हो गई? स्ट्रेट में। तो पूरा केस किस में कन्वर्ट हो गया? मिक्स ना बन गया, ठीक है। तो यहां पर एक्सेप्शन आएंगे, यहां पर एक्सेप्शन जरूर आएंगे, ठीक है। जब भी आपको किसी भी स्टेटमेंट के अंदर हस्बैंड या वाइफ से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन हो, तो अगर हस्बैंड गिवन है तो आपको वाइफ के रिलेटेड स्टेटमेंट जरूर बनानी है, अगर वाइफ गिवन है तो हस्बैंड से रिलेटेड स्टेटमेंट भी जरूर बनानी है, ठीक है। साइन वही का वही रहेगा, बट अगर स्टेटमेंट अगर स्ट्रेट में है तो वो रिवर्स बन जाएगी, रिवर्स है तो स्ट्रेट बन जाएगी, ठीक है। ये चीजें तभी करनी है अगर आप शॉर्टकट अटेम्प्ट करने जा रहे हो, शॉर्टकट इंप्लीमेंट करने जा रहे हो, ठीक है। तो यहां पर हस्बैंड गिवन है तो वाइफ भी जरूर बनाना, वाइफ गिवन है तो हस्बैंड भी जरूर बनाना। अगर ऐसा नहीं करके चलोगे तो देखना कहां दिक्कत आएगी। समझो इस बात को, इसका ड्रॉबैक बता रहा हूं, समझो। अब अगर मैं कहता हूं मेरे पास एक इक्वेशन है, ये ये स्ट्रेट के अंडर है, ठीक है, स्ट्रेट के अंडर है ये। तो स्ट्रेट के केस में हमने अभी तक क्या सीखा कि हमें लास्ट प्लेस में उस इक्वेशन के अंदर जो लास्ट प्लेस पे बैठा पर्सन है का पता नहीं चलने वाला कि वो मेल है या फीमेल है। बट एक एक्सेप्शन है, जैसे कि मेरे पास इक्वेशन है P डिवाइडेड बाय Q मींस P इज द हस्बैंड ऑफ Q, ठीक है। ये स्ट्रेट में है देखो। तो जरा अब देखना, आपने कहा था कि स्ट्रेट में लास्ट में बैठे पर्सन का जेंडर नहीं पता चलता, तो चलो इस इक्वेशन को यहां इंप्लीमेंट करते हैं। तो क्या बनेगा? C इज द हस्बैंड ऑफ D। C जो है वो D पति है। अगर C D का हस्बैंड है तो D C की क्या हुई? पत्नी, वाइफ ना हुई। बट आप तो सोच रहे हो कि स्ट्रेट के केस में तो हमें लास्ट पर्सन का जेंडर नहीं पता चलता। एग्जैक्टली नहीं पता चलता, हमने सॉल्यूशन के साथ प्रूफ भी देखा। बट एक्शन कि उस लास्ट पर्सन के साथ जो भी ये साइन यूज होगा, अगर ये साइन हस्बैंड या वाइफ के साइन को डिफाइन करेगा
तो या तो डी सी की वाइफ बनेगी या तो डी सी का हस्बैंड बनेगा, मतलब जेंडर तो पता चल गया ना, फिर मैं उसे एलिमिनेट नहीं कर पाऊंगा। इसी तरह अगर कोई भी इक्वेशन मुझे रिवर्स के अंडर सॉल्व करने के लिए दी जाएगी, लेट अस सपोज मुझे रिवर्स के अंडर गिवन है ये वाली इक्वेशन, तो हमें रिवर्स में कौन से पर्सन का जेंडर नहीं पता चलता जी? पहले प्लेस पे बैठे पर्सन का जेंडर नहीं पता चलता, यही सीखा। बट टर्म्स एंड कंडीशन कि अगर उस फर्स्ट प्लेस पे बैठे पर्सन के साथ जो भी ये साइन यूज हो रहा है, अगर ये फिर से हस्बैंड या वाइफ के साइन को डिनोट करेगा, तो या तो फिर ए बी का हस्बैंड बन जाएगा या तो ए बी की वाइफ बन जाएगी। मतलब फिर से मैं उस इक्वेशन को एलिमिनेट नहीं कर सकता। समझ में आया? तो ऐसी एक्सेप्शंस आती हैं, मतलब जब भी हस्बैंड और वाइफ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन हो, वो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ही करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि जब आपको हस्बैंड गिवन हो तो वाइफ से रिलेटेड जरूर स्टेटमेंट बनाना, और वाइफ से रिलेटेड स्टेटमेंट गिवन हो तो हस्बैंड भी जरूर बनाना। ठीक है? डिफरेंस कहां आएगा? साइन वही का वही रहेगा। अगर स्टेटमेंट रिवर्स में है तो स्ट्रेट बन जाएगी, अगर स्ट्रेट है तो रिवर्स बन जाएगी। ठीक है? या इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूं, देखो अगर आप ये कन्वर्ट नहीं भी करके चलेंगे तो भी चलेगा, बट सोच के चलना, जो ये हस्बैंड या वाइफ वाला साइन होगा ना, ये मेल के लिए भी यूज होगा और ये फीमेल के लिए भी यूज होगा। ठीक है? जो ये हस्बैंड वाइफ वाला साइन है, ध्यान से सुनिए फिर से, ये जो हस्बैंड वाइफ वाला साइन है, ये मेल के लिए भी यूज होगा और ये फीमेल पर्सन के लिए भी यूज होगा। वाइफ बना फीमेल है, हस्बैंड बना तो वो भी तो क्या है? मेल ही तो है। ठीक है? समझ में आ गया? तो ये कन्वर्जन जरूर करनी है। कब करनी है? जब आप मिक्स का केस लेके चल रहे। ठीक है? चलो अब मैं मूव करने वाला हूं मिक्स सिचुएशन के ऊपर। उसी का सिर्फ मैं एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा। हालांकि ये जो क्वेश्चन हम सीखने वाले हैं अगला मिक्स का, इतने हाई लेवल के अंदर आपको क्वेश्चन जो है बैंकिंग एग्जाम्स में गिवन होते हैं, ज्यादा से ज्यादा ये इंश्योरेंस एग्जाम में, एसएससी या स्टेट के एग्जाम में अवेलेबल नहीं होते। ठीक है? तो रिलैक्स होकर इस क्वेश्चन को समझना। ठीक है? स्टार्टिंग है तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कुछ खास फर्क नहीं है, आसान होता है। ठीक है? हालांकि इसमें एक स्टेप कम है। ठीक है? समझो कैसे। अब ये सारे का सारा कौन सा केस हो गया? मिक्स का केस हो गया। कैसे पता चला जी? हमें ना मिक्स लेवल की कंडीशन गिवन है। देखो पहली दो किसमें गिवन है? रिवर्स में। ये दो किसमें गिवन है? स्ट्रेट में। ध्यान से देख लो, क्या इसमें हमें हस्बैंड या वाइफ वाली कोई इक्वेशन दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल दिखाई दे रही है। देखो Q इज द हस्बैंड ऑफ P, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा? P जो है इज द वाइफ ऑफ Q। नहीं भी बनाओगे चलेगा, बट इस बात का ध्यान रखना, जो ये मल्टीप्लाई वाला साइन है ये मेल के लिए भी यूज होगा और फीमेल के लिए भी यूज होगा। ठीक है? चलो समझते हैं आगे। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या फाइंड आउट करना है? इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ए इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी। ए जो है वो डी की कौन है? ग्रैंड मदर है। तो अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन किसके बारे में चाहिए? ए के बारे में चाहिए। अगर ये स्ट्रेट का केस होता तो ए कहां नहीं होना चाहिए था? जी लास्ट में नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हमें लास्ट में बैठे पर्सन का जेंडर नहीं पता चलता। तो अगर हमें उस वो पर्सन लास्ट में अवेलेबल होता था तो हम उसे एलिमिनेट करते थे, यही किया था। अगर ये रिवर्स का केस होता तो जिस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए दैट इज ए, ये कहां नहीं होना चाहिए? जी ए ना फर्स्ट प्लेस पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिवर्स के केस में हमें पहली पोजीशन पे बैठे पर्सन का जेंडर नहीं पता चलता। ठीक है? अगर होता तो हम उसे एलिमिनेट करते। वही बात है, स्ट्रेट होता तो ए लास्ट नहीं होना चाहिए, रिवर्स होता तो ए फर्स्ट नहीं होना चाहिए। फिर मिक्स का केस है, क्या हमें मिक्स के केस में कोई डेफिनेट पोजीशन पता है कि हाँ इस पोजीशन पे बैठे पर्सन का जेंडर ना डिफाइन हो? नहीं है ना कंफर्म, क्योंकि मैंने पिछले सेशन में ही क्लियर किया था कि रिमिक्स के केस में पूरी इक्वेशन का वो कोई भी पर्सन हो सकता है जिसका हमें जेंडर ना डिफाइन हो कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक है? तो जब हमें पता ही नहीं है पूरी इक्वेशन में किस पोजीशन वाले पर्सन का जेंडर ना नहीं पता चलेगा, तो बताओ हम पहला स्टेप यहां ढूंढेंगे? हाँ मुझे पता हो ना, अच्छा मिक्स का केस है तो इस पोजीशन पे ए का नहीं पता चलेगा, तो देखो ए कहां बैठा, ऐसा कंफर्म तो नहीं है ना। वो तो कहीं भी किसी भी इक्वेशन में हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है।
इसलिए आपको पहला स्टेप इग्नोर करना है। तो शुरू कहां से करना है? फिर स्टेप नंबर 2 से। ठीक है, मिक्स के केस में हमेशा कहां से शुरू करना है? क्योंकि ये मिक्स का केस था, तो मिक्स्ड के केस में कहां से शुरू करना है? स्टेप नंबर 2 में, जहां पर हम क्या देखते हैं? पर्सन का जेंडर क्या है। ठीक है, पर्सन का जेंडर क्या है। तो देखो फिर पर्सन का जेंडर क्या है। पर्सन कौन है? ग्रैंड मदर, मतलब वो कौन है? एक फीमेल पर्सन है। तो सभी साइंस में से निकालते हैं फीमेल वाला साइन कौन है। एक तो माइनस का साइन है देखो, और एक मल्टीप्लाई। देखो मल्टीप्लाई हस्बैंड है, बट मल्टीप्लाई से वाइफ भी तो बनेगी, मतलब मल्टीप्लाई का साइन मेल फीमेल दोनों के लिए है। तो यहां पर हमारे पास दो साइंस ऐसे हैं जो फीमेल पर्सन को डिफाइन करने वाले हैं। कौन कौन से? माइनस या मल्टीप्लाई। क्लियर? यही करते आए हैं स्ट्रेट में भी रिवर्स में भी, बट यहां पर डिफरेंस कहां आएगा? फिर दूसरे स्टेप में तो डिफरेंस है। देखो कैसे, अगर ये स्ट्रेट का केस होता, ठीक है, तो जिस पर्सन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए थी, अगर ये स्ट्रेट का केस होता तो ये फीमेल वाला साइन हम कहां देखते थे? उस पर्सन के इमीडिएट राइट में, या तो माइनस या तो मल्टीप्लाई, कोई भी एक दे दो। कब? अगर ये स्ट्रेट का केस होता तो। अगर ये रिवर्स का केस होता तो ये जो फीमेल वाला साइन है माइनस या मल्टीप्लाई, ये मुझे कहां चाहिए था? ए के इमीडिएट लेफ्ट में। फिर से सुनो, अगर ये स्ट्रेट का केस होता तो जो ये फीमेल वाला साइन है हम ए के इमीडिएट राइट में देखते। अगर ये रिवर्स का केस होता तो हम ये फीमेल वाला साइन देखते कहां पर? इमीडिएट लेफ्ट में। बट अगर ये मिक्स का केस है तो आपको किसी भी एक साइड पे दिखना चाहिए, आइदर ऑन इमीडिएट राइट और ऑन इमीडिएट लेफ्ट, किसी भी एक जगह पे दिखना चाहिए। या तो इमीडिएट राइट पे दिखना चाहिए या तो इमीडिएट लेफ्ट पे, किसी भी एक जगह होना चाहिए। कब? जब हम मिक्स के केस की बात करेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों करेंगे? पहली इक्वेशन पे टारगेट करो। पहली इक्वेशन देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर देखो ए कहां बैठा हुआ है। पूरी इक्वेशन के अंदर देखो, ए देखो सेकंड पोजीशन पे बैठा हुआ है। सिर्फ इसी ऑप्शन के अंदर ही आपको ए के राइट और लेफ्ट दोनों में देखने की जरूरत है। बाकी इक्वेशन में देखो ए कहां बैठा हुआ है? पहली पोजीशन पे, तो सिर्फ इमीडिएट राइट ही देखो। अगर सभी में ए लास्ट में होता तो सिर्फ इमीडिएट लेफ्ट में देखते। अगर वो पर्सन इन बिटवीन कहीं ना कहीं बैठा हुआ है मिक्स के केस में, तो आपको या तो इमीडिएट राइट में दिखना चाहिए वो मेल फीमेल का साइन, या तो इमीडिएट लेफ्ट में दिखना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कहां पर ए के राइट या लेफ्ट में वो फीमेल वाला साइन नहीं है। तो जहां नहीं होगा मैं उस इक्वेशन को ही बाहर निकाल दूंगा, एलिमिनेट कर दूंगा। ठीक है, तो माइनस या मल्टीप्लाई होना चाहिए। देखो ए के राइट या लेफ्ट में माइनस आ रहा है, चलेगा। लेफ्ट में यहां पर भी राइट में मल्टीप्लाई है, चलेगा। मल्टीप्लाई है, चलेगा। बट ये एलिमिनेट हो गया। क्यों? क्योंकि ए के इमीडिएट राइट या लेफ्ट में। क्यों राइट या लेफ्ट में? क्योंकि मिक्स कर रहे हैं। तो राइट या लेफ्ट में मुझे कौन सा साइन चाहिए था? फीमेल वाला। कौन सा? माइनस का या तो मल्टीप्लाई। बट यहां पर डी ऑप्शन में ए के साथ में कौन सा साइन बैठा हुआ है? प्लस। समझ में आ गया क्यों एलिमिनेट हुआ? अब आते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप तो कॉमन ही है। ठीक है, थर्ड स्टेप कॉमन है। कैसे कॉमन है? वही रिलेशन क्या बन रही है? ग्रैंड मदर। कौन सी ग्रैंड मदर? तो हमें तो ऑप्ट करना होगा जी। वो पैटर्नल भी हो सकती है और वो मैटरनल भी हो सकती है, बट प्रेफरेंस किसको दें? मैटरनल को। अब ये मत सोचना कि हमने जितने भी अभी तक केसेस किए मैटरनल से तो आंसर नहीं आया। क्यों? मदर का साइन ही नहीं गिवन था। अब ये मत सोचना यहां मदर का साइन नहीं गिवन। क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया, ग्रैंड मदर निकालो। ग्रैंड मदर, मदर का साइन पक्का गिवन होगा, चेक कर लो। अब खुद सोचो, मदर का साइन गिवन नहीं है, पूछ रहे ग्रैंड मदर निकालो। ऐसा कैसे पॉसिबल है बिना मदर के ग्रैंड मदर फाइंड आउट करना? ठीक है, तो यहां से क्या निकला कि वो पैटर्नल ग्रैंड मदर भी हो सकती है और मैटरनल भी हो सकती है। चलो इस पे बात करते हैं, बट प्रायोरिटी किसको देनी है? पैटर्नल को। अगर ए डी की मैटरनल ग्रैंड मदर है, मैटरनल मतलब मदर की भी मदर, माँ की माँ, नानी, मतलब मैटरनल ग्रैंड मदर। अगर ए डी की मैटरनल ग्रैंड मदर है, मतलब डी की मदर की भी मदर। कितनी बार मदर बोला मैंने? 2 बार बोला। मदर की भी मदर। अगर मदर 2 बार बोला तो जो मदर का साइन है वो भी कितनी बार होना चाहिए? 2 बार होना चाहिए ना। तो मदर का साइन देखो कौन सा यहाँ पर? माइनस। तो देखो कहीं भी माइनस 2 बार आ रहा है? नहीं आ रहा। फिर आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस।
पैटर्नल ग्रैंड मदर, अभी हम चॉइसेस रख रहे हैं कि पैटर्नल है या मैटरनल है। ठीक है, ये नहीं कहना मदर की मदर मतलब 2 बार माइनस का साइन नहीं है, चलो उठा के नन ऑफ दीज, ये कौन चेक करेगा? ये काफी कैंडिडेट प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इसमें, फिर आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसकी ये कौन है? पैटर्नल ग्रैंड मदर, मतलब डी के फादर की भी मदर, डी के फादर की भी मदर। तो पहले डी के फादर बनेंगे फिर मदर बनेगी। तो जब डी के फादर बनेंगे तो फादर का साइन यूज होगा कौन सा? यहाँ पर डिवाइड बाय, ये देखो। फिर डिवाइड के बाद मदर बनेगी, फिर माइनस का साइन भी यूज होगा। मतलब के ग्रैंड मदर बनाने के लिए, पैटर्नल ग्रैंड मदर बनाने के लिए 2 साइन तो जरूरी हैं। कौन से? एक माइनस का और एक डिवाइड का। तो ये दोनों तो चाहिए ही चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी एक नहीं होगा मैं उसे बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, इन दोनों में से अगर कोई भी एक नहीं होगा साइन तो मैं बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, चलो इसे बाहर निकाल दो, क्योंकि अकेला डिवाइड है, माइनस तो है नहीं। बट माइनस डिवाइड यहां पर भी है, माइनस डिवाइड यहां पर भी है, तो इसके आगे कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, सॉल्व करके देखना पड़ेगा। बट इसके आगे हम हिडन एजम्पशन अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों पता चल गए। ये क्यों एलिमिनेट हुआ? क्योंकि ए जो है एक फीमेल पर्सन है, उसके साथ में मुझे फीमेल वाला साइन चाहिए, बट ये मेल वाला साइन था, इसलिए एलिमिनेट हुआ। सी ऑप्शन क्यों एलिमिनेट हुआ? क्योंकि अगर ए डी की पैटर्नल ग्रैंड मदर है तो एक फादर और एक मदर का साइन चाहिए, बट इसमें जो है फादर का साइन तो था बट मदर का साइन नहीं था, इसलिए ये एलिमिनेट हुआ। ठीक है, अब इन दोनों में से देखते हैं क्या बिना सोल्व किए कोई ऑप्शन एलिमिनेट होता या नहीं होता। अब ये देखते हैं। अब मेरी बात सुनिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन गिवन हो हमेशा साइंस के साथ खेलना है। ठीक है, 2 तरह की स्टेटमेंट होती हैं, स्ट्रेट की भी और रिवर्स की भी, जब भी मिक्स का केस आए। ठीक है, मतलब किसी में पहला पर्सन पहले डिफाइन होगा, किसी में दूसरा पर्सन पहले डिफाइन होगा, यही करते हैं हम। ठीक है, अब सुनो, ए ग्रैंड मदर तो तभी बनेगी अगर वो एक्चुअल में फीमेल पर्सन बनेगी। ए दादी या नानी तो तभी बनेगी ना अगर वो एक्चुअल में महिला या फीमेल पर्सन बनेगी। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास स्ट्रेट का केस है, ठीक है, स्ट्रेट की कोई स्टेटमेंट है, तो स्ट्रेट की स्टेटमेंट में पहला पर्सन डिफाइन होता है या दूसरा? देखो पहला होता है, पी डिफाइन हो रहा है तो ये स्ट्रेट है, दूसरा हुआ तो ये रिवर्स हो जाता है। डिफाइन होने का मतलब क्या होता है? डिफाइन होने का मतलब है कि उस पर्सन का जेंडर पता होना। ठीक है, चलो ओरली करते हैं, पहली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, एक ना पॉजिटिव वाइब्स आती हैं अंदर से, यार ये आंसर नहीं होगा यही होगा। 80-20 की रेशो, 80% इससे आंसर आएगा, 20% उससे, तो मतलब जिससे आंसर आना होगा सबसे पहले वही पकड़ोगे। ये प्रैक्टिस के साथ आती है। कैसे? ध्यान से समझो। जब हम माइनस का साइन देखेंगे, यहां पर माइनस का साइन किसमें है? स्ट्रेट में, जिसमें पहला पर्सन डिफाइन होगा। तो जब माइनस सोल्व करोगे तो पहले बी डिफाइन हो जाएगा। बी इज द मदर ऑफ ए, बी ए की मदर है, तो फिर ए कौन है मुझे क्या पता, वो तो सन या डॉटर कोई भी हो। तो माइनस के साइन में कौन डिफाइन हुआ? बी डिफाइन हुआ, मतलब डिफाइन हुआ मतलब उसका जेंडर पता चला। फिर आया प्लस का साइन, प्लस का साइन आया तो वो किस में गिवन है? रिवर्स में, रिवर्स में कौन डिफाइन होगा जी? दूसरा पर्सन, मतलब के सी डिफाइन होगा। माइनस के केस में बी डिफाइन हुआ, प्लस के केस में सी डिफाइन हुआ, बेचारा ए कौन है फिर जी? पता नहीं कि वो मेल है या फीमेल। जब पता ही नहीं है कि वो मेल है या फीमेल तो हम कैसे बता देंगे कि वो ग्रैंड मदर बन रही है? निकालो इसे भी बाहर। समझ में आ गया ना अब? ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो कितना सिंपल है। अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट में आपको दिक्कत आई हो तो रिवाइंड करके जरूर देखना इस चीज को, सारा पॉइंट क्लियर होंगे। देखो बेस आपका स्ट्रॉन्ग बना है पिछले सेशन के थ्रू, तभी हम वन गो में ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देख रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है पुरानी चीजें, क्योंकि स्ट्रेट रिवर्स क्लियर है तो ही से देखो, माइनस को यूज करेंगे तो बी डिफाइन होगा, मतलब बी का जेंडर पता चलेगा बस। प्लस को यूज करेंगे तो सिर्फ सी का जेंडर पता चलेगा बस। क्यों? क्योंकि प्लस का साइन आ ही नहीं पा रहा हूं कि वो मेल है या फीमेल है, तो मैं ग्रैंड मदर कैसे डिफाइन कर लूंगा? मोर ओवर एक चीज और भी इंप्लीमेंट कर सकते थे, ध्यान से देखो। अगर ए डी की ग्रैंड मदर है, कौन सी कंक्लूड की थी? फादर की मदर। तो एक साइन फादर मतलब डिवाइड का चाहिए, एक साइन मदर मतलब माइनस का चाहिए। अगर मैं आपकी और आपकी ग्रैंड मदर की बात करूं, कितनी जनरेशन का गैप है? 2।
तो अगर 2 जनरेशन का गैप है तो जनरेशन गैप वाले साइन भी 2 यूज होने चाहिए। तो जो 2 जनरेशन गैप वाले साइन है, डिवाइड और माइनस, ए और डी में दोनों यूज होने चाहिए। दोनों के बीच में 2 जनरेशन का गैप होगा, ठीक है। बट पहली इक्वेशन में देखो डिवाइड माइनस पूरी इक्वेशन में तो आ रहे हैं, बट ए और डी में जनरेशन गैप वाला सिर्फ एक ही साइन है। अगर ए और डी में जनरेशन गैप वाला सिर्फ एक ही साइन है तो जनरेशन भी तो एक ही बनेगी, ये भी नहीं हो सकता, जो कि हमने पिछले रिवर्स की दूसरी एग्जांपल में सीखा था। समझ में आया? तो साइंस के साथ खेलना आपके हाथ में है, मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ बताना, ठीक है। चलो चेक करना पड़ेगा नन ऑफ दीज के लिए। चलो इसे सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। देखो कितना इंटरेस्टिंग बन गया। अब अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, रिवाइंड करके जरूर देखना, ठीक है। चलो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ए मल्टीप्लाई बी डिवाइडेड बाई माइनस डी, इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई का साइन क्या है? हस्बैंड का। कौन? बी इज द हस्बैंड ऑफ ए, मतलब ए बी की वाइफ हुई। देखो रिवर्स में गिवन था। फिर आता है डिवाइड, डिवाइड का मतलब है फादर। कौन? बी इज द फादर ऑफ सी, पहला पर्सन डिफाइन होगा। सी माइनस डी का मतलब क्या है? सी इज द मदर ऑफ डी। तो देखो ए डी की क्या बन रही है? ग्रैंड मदर। ए डी की कौन सी मदर बनी? ग्रैंड मदर। बट कौन सी मदर बनी? मदर की भी मदर। मतलब क्या आंसर आया यहां से? मैटरनल। बट हमने तो पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑप्ट किया था। बोलो यहां पर भी गड़बड़ हो गई। ऑप्ट किया था पैटर्नल, मैटरनल क्यों नहीं किया? क्योंकि मदर की मदर, 2 बार मदर का साइन नहीं आ रहा था। फिर यहां तो सॉल्व करने के बाद आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉल्व करने के बाद चाहे आंसर पैटर्नल के थ्रू आए या मैटरनल के थ्रू आए, डजंट मैटर। तो वो हम क्यों कर रहे थे? वो जस्ट एक रेफरेंस है उन चीजों के लिए ताकि हम ऑप्शंस को इजीली एलिमिनेट कर सकें। तो सिर्फ एक ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का एक टूल है। हम पैटर्नल और मैटरनल दोनों चॉइसेस रखते हैं। ऐसा तो नहीं है हम एक चॉइस को इग्नोर करके चल रहे हैं, करी तो हमने दोनों है ना। फर्क सिर्फ इतना है, वो मैटर करेगा उससे कोई ऑप्शन एलिमिनेट होता है या नहीं। तो ये चॉइसेस रखना मेरा एक जरिया है ऑप्शन को बाहर निकालने का। इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आंसर चाहे आपका पैटर्नल के थ्रू आए या मैटरनल के थ्रू आए, डजंट मैटर, आंसर आना चाहिए। अगर यहाँ कुछ भी नहीं लिखा पैटर्नल मैटरनल, तो अगर यहाँ फिक्स होता पैटर्नल ही निकालो तो पैटर्नल होना चाहिए। कुछ नहीं गिवन, बी ऑप्शन आंसर, ठीक है। बस यहां पर डिफरेंस किस में आया? जो आप जेंडर साइन देखते हो मेल या फीमेल का, वो आप उस पर्सन के राइट और लेफ्ट दोनों डायरेक्शन में देखते हो कि इमीडिएट राइट भी हो सकता है या इमीडिएट लेफ्ट हो। अब एक और शॉर्टकट आप सीख सकते हो। देखो हमने सबसे पहला क्वेश्चन सीखा था जब हमने स्ट्रेट का केस किया था, स्ट्रेट मेथड किया था ना, ठीक है। एक और शॉर्टकट बताता हूं आपको। देखो जल्दी से खत्म करूंगा इस पॉइंट को क्योंकि ये चीजें आपको आती हैं या की हुई हैं। देखो ये स्ट्रेट का केस है, तो स्ट्रेट के केस में हमें लास्ट पर्सन का जेंडर नहीं पता होता, बट इंफॉर्मेशन किसके बारे में चाहिए? ए के बारे में। ए कहीं लास्ट में है जी? बिल्कुल नहीं है। दूसरा स्टेप क्या है? ए जो है जी वो तो एक मेल पर्सन है, ठीक है। मेल पर्सन है तो कौन सा साइन उसे मेल बना सकता है जी? एक फादर का और एक ब्रदर, मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो ये जो मेल वाला साइन है वो आपको कहां देखना है? जी स्ट्रेट का केस है, तो या तो ए के राइट में मल्टीप्लाई होना चाहिए या तो डिवाइड। तो मतलब आपका ये ऑप्शन भी एलिमिनेट, ये भी, क्योंकि मल्टीप्लाई चाहिए या तो डिवाइड। यहां तक तो ओके होगा, ये सब कुछ किया हुआ है आपने। अब यहां पर मैं आपको एडिशनल चीज सिखा रहा हूं। इसके आगे तो कोई शॉर्टकट नहीं है। मैंने क्या कहा था? इसके आगे आपको क्या करना होगा? इक्वेशंस को सॉल्व करके देखना होगा, ठीक है, कि किससे आपका एग्जैक्ट आंसर है। कोई भी इक्वेशन पकड़ो, सॉल्व करके देखना होगा। बट नहीं, आपका आंसर सी ऑप्शन है। आंखें बंद करके लगाओ, ऐसे ध्यान से देखो। हमें गिवन था ए बी का पैटर्नल अंकल, मतलब बी के फादर का ब्रदर, तभी बन पाएगा चाचा या पैटर्नल अंकल। तो पहले अगर बी का फादर बना तो फादर का साइन यूज हुआ, कौन सा? डिवाइड। फिर ब्रदर बना तो ब्रदर का साइन यूज हुआ, मल्टीप्लाई। तो अंकल बनाने के लिए 2 साइन जरूरी चाहिए थे, एक फादर का फिर एक ब्रदर का, मतलब एक डिवाइड का और एक मल्टीप्लाई का चाहिए थे ना, या डिवाइड का और मल्टीप्लाई दोनों एक साथ चाहिए। तो डिवाइड मल्टीप्लाई इधर भी है, डिवाइड मल्टीप्लाई इधर भी है, बट आंसर मेरा ये है। देखने से पता चल रहा है, कैसे? ये समझो।
अब जो आपने ये मैन्युअली फ्रेम बना के देखा है, मैटर करेगा आप अप्रोच कैसे कर रहे हो। अब यहाँ पर हम A to B या B to A जो मर्जी ट्रेवल कर लो, मूव करते हैं। हम A to B ट्रेवल करते हैं, हम A से B तक, A से B तक आएंगे तो पहले कौन दिखाई दे रहा है, मल्टीप्लाई, फिर कौन दिखाई दे रहा है, डिवाइड। तो इस ऐसी इक्वेशन देखो जब A to B में घूमने पे आपको पहले मल्टीप्लाई फिर डिवाइड दिखाई दे, वो इस ऑप्शन में देखो। अगर आपको B to A जाना है तो B to A जाने पे पहले डिवाइड बाद में मल्टीप्लाई दिखना चाहिए, तो B to A मूव करते हैं, पहले डिवाइड बाद में मल्टीप्लाई। B to A मूव करते हैं तो B to A में पहले डिवाइड चाहिए, यहाँ मल्टीप्लाई है, तो B to A मूव करने में पहले डिवाइड बाद में मल्टीप्लाई चाहिए। तो ये आंसर हो गया। मतलब कि तीसरे स्टेप में एक और अप्रोच आप कैसे पिक कर सकते हो कि भी आप रिलेशन डिफाइन कर रहे हो, जैसे कि रिलेशन क्या डिफाइन हुआ, पैटर्नल अंकल। उस रिलेशन को डिफाइन करने के लिए जो जो साइंस की आपको जरूरत पड़ेगी या रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, आप उन साइंस का सीक्वेंस भी देख सकते हो कि एक ही लाइन में बैठे हो। जैसे पैटर्नल अंकल, फादर का ब्रदर, यही चाहिए होगा, पहले फादर फिर ब्रदर B to A, तो मतलब पहले डिवाइड यूज होगा B to A में, फिर मल्टीप्लाई यूज होगा। तो इन साइंस को सीक्वेंस में भी देख सकते हो कि पहले डिवाइड यूज होगा फिर मल्टीप्लाई यूज होगा B to A में। बट ये जो टेक्निक है सीक्वेंस देखना, सिर्फ दो में ही अप्लाई करना, या तो स्ट्रेट में या तो रिवर्स में। मिक्स में कभी मत करना, क्योंकि मिक्स में क्या होता है, कई बार क्या होता है पहले दूसरा पर्सन डिफाइन होगा फिर पहला पर्सन डिफाइन होगा, तो साइन वेरी कर सकते हैं ना, ठीक है। तो मिक्स में इस चीज को इंप्लीमेंट मत करना, स्ट्रेट और रिवर्स में कर सकते हैं। समझ में आगे पॉइंट। अभी तक के लिए ये मैंने आपको क्या किया है, जितने भी केसेस करवाए हैं हर एक केस का हल्का हल्का एक ओवरव्यू दिया है। घबराना मत, बहुत से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होने वाली है, एग्जाम बेस्ड सारे के सारे जितने भी हैं। सिंपल लेवल वाले क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, कई बार क्या होगा आपको डायरेक्शंस गिवन होंगी और एक इक्वेशन दे दी जाएगी, चलो जी इसे सॉल्व करके दिखाओ, तो बताओ P S से कैसे रिलेटेड है, ऐसा भी गिवन होगा। मतलब वो सिंपल वाले भी होंगे, सॉल्व करना होगा, जिसमें मैंने आपको आइडिया दे दिया है। तो ये सारी की सारी चीजें थी, अगर आपको ऐसे लेंदी मेथड में क्वेश्चंस गिवन हो तो उसे कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि काफियों को इनमें दिक्कत आती है। तो हम ये मिक्स लेवल के क्वेश्चन सारे के सारे करेंगे डिस्कस, ठीक है, एक सीक्वेंस वाइज करेंगे जिसमें स्ट्रेट भी आए, रिवर्स भी आए और मिक्स भी आए। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वाला जो सेशन आएगा उसके बाद आपको कोई डाउट रहेगा ही नहीं, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो मिलेंगे जल्दी ही अगले सेशन के अंदर। अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट या लूप होल रह चुके हों किसी भी कंसेप्ट से रिलेटेड, रिवाइंड करके जरूर देखना, क्योंकि अगर आपको बेसिक चीजें ये वाली क्लियर होंगी तो ही आप क्वेश्चन को कम टाइम में या विद इन सेकेंड्स के अंदर सॉल्व करने के लिए कैपेबल होंगे, एलिजिबल होंगे। नहीं तो फिर वो बाकियों की तरह लेंदी मेथड ही लगाओ, बाकी जैसे करते हैं आप भी वैसे ही करो। बट नहीं, मैं चाहता हूं आपका जल्दी से जल्दी एग्जाम क्रैक हो और आप कम टाइम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके और उस बैच का जो या सेक्शन का टाइम है किन्हीं और क्वेश्चंस पे भी दो। तो ये टेक्निक के साथ आगे सेशंस देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे, मिलेंगे जल्दी ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।